द नेक्स्ट एंटीकोलिनिस्ट्रेज वी विल स्टडी इज एट्रोफोनियम। तो हमने इसके पहले देखा नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन और पीरिडोस्टिग्मीन। ये कार्बामेट्स दे वर बाइंडिंग टू बोथ एनायनिक एज वेल एज स्टेरिक साइट्स, ठीक है। बट द यूनिक प्रॉपर्टी अबाउट एट्रोफोनियम इज दैट इट बाइंड्स ओनली विद द एनायनिक साइट, ठीक है। अब एनायनिक साइट को बाइंड करता है, इसलिए बस एक साइड को बाइंड कर रहा है, इसलिए इट गेट्स रैपिडली डिसोसिएटेड फ्रॉम द बाइंडिंग साइट। सो as it gets rapidly dissociated, it undergoes rapid excretion through kidneys, hence it is short acting, ठीक है। So as it is short acting, we only use it into the diagnosis of myasthenia gravis, not for the treatment. And the test which is done is known as एट्रोफोनियम टेस्ट और टेंसिलॉन टेस्ट, ठीक है। क्या क्या देखा हमने? द एट्रोफोनियम इट बाइंड्स ओनली टू द एनायनिक साइट, सो एक ही साइट पे बाइंड कर रहा है, इसलिए रैपिडली डिसोसिएट हो रहा है। अब रैपिडली डिसोसिएट हो रहा है तो इसका रैपिड एक्सक्रीशन होगा, और इसका मतलब ये है शॉर्ट एक्टिंग। सो एज इट इज शॉर्ट एक्टिंग, we can only use into diagnosis of myasthenia gravis, not in the treatment, ठीक है। and the test is known as एट्रोफोनियम टेस्ट और टेंसिलॉन टेस्ट। ये जो टेंसिलॉन टेस्ट है, इट हेल्प्स अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइस्थेनिक क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस, ठीक है। माइस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है टेंसिलॉन टेस्ट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्बामेट्स एंटीकोलिन स्ट्रेज। तो आपको LAQ अगर पूछ लिया कि बस कोलिनर्जिक्स आ गया और राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस ऑन ADR ऑफ कोलिनर्जिक्स, तो ADR में अभी आपको पढ़ाऊंगा, बट अगर मैकेनिज्म एक्शन आ गया तो आप ये लिख दोगे, है ना। अब अगर आपको यूजेस पूछे, एक स्पेसिफिक ड्रग नहीं दिया है, जस्ट बोला है कि कोलिनर्जिक है, तो आपको ये सब यूजेस लिखने पड़ेंगे। मतलब फाइसोस्टिग्मिन क्या आप लिख दोगे एट्रोपिन पॉइजनिंग, माइस्थेनिया ग्रेविस। फिर नियोस्टिग्मिन का आपको लिखना पड़ेगा माइस्थेनिया ग्रेविस, दिस टॉक्सिसिटी एंड स्नेक बाइट। फिर पीरियडोस्टिग्मिन में आपको माइस्थेनिया ग्रेविस लिखना पड़ेगा। फिर इसमें आप यू कैन ऐड दिस पॉइंट दैट दिस इज प्रीफर्ड एज it is long acting. Then you can write about एट्रोफोनियम, that's the एट्रोफोनियम test is done and it helps in diagnosis of myasthenia gravis। तो ये आपको सारे यूजेस कंबाइन करके लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब वी विल मूव ऑन टू ADR, ठीक है। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है हमने पढ़े थे, अदर कार्बामेट सच एज रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन, दिस आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। द टैक्रिन इज नॉट यूज्ड एज इट इज हिपेटोटॉक्सिक, ओके। सो आप ये भी जो अल्जाइमर्स है, ये भी आपके अगर कोलिनर्जिक्स बस पूछा है तो आप उसको भी यूज में ऐड कर सकते हो कि रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामाइन और डोनेपेजिल आपका क्या कर रहा है, अल्जाइमर डिसीज में यूज हो रहा है, ठीक है। बट इनकेस अगर आपको बस फाइसोस्टिग्मिन पूछा है तो आपको बस इतना ही लिखना पड़ेगा यूजेस। अगर नियोस्टिग्मिन पूछा है तो बस इतने यूजेस, ठीक है। एज क्वेश्चन पूछता है वैसे आपको लिखना पड़ेगा। अब द ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसका एक ट्रिक है डम्बल्स, ठीक है। अगर आपको कोलिनर्जिक्स के ADR अच्छे से आ गए तो आपको एंटी कोलिनर्जिक्स बहुत ईजी जाएगा। क्यों? द एंटी कोलिनर्जिक्स इसका पूरा उल्टा है, ठीक है। तो देखते हैं, डी से वी हैव डायरिया, देन इंक्रीज इन यूरिनेशन, meiosis, that is constriction of the pupil. Then from B, bronchospasm and bradycardia. E, excitation of the brain. L is lacrimation, increase. Then after L we have S. So one S is for increasing salivation and the other S is for increasing sweating. तो अगर आपको M1, M2 और M3 रिसेप्टर्स अच्छे से याद है तो आपको ADR याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर रिसेप्टर्स पे ओवर एक्शन हो गया दैट विल लीड टू अ ADR, है ना। अब देखो, जो M3 रिसेप्टर ब्लैडर पे प्रेजेंट था, अगर उसका ओवर एक्शन हो गया, सॉरी ब्लैडर नहीं, हाँ, अगर ब्लैडर पे प्रेजेंट है और ओवर एक्शन हो गया तो इट विल कॉज इंक्रीज इन यूरिनेशन। इंटेस्टाइन पे तो इट विल कॉज डायरिया। आई पे इट विल कॉज मायोसिस। On smooth muscles it will cause bronchospasm and in heart it will lead to bradycardia, ठीक है। ऐसी ये
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का ओवर एक्शन होने के बाद उनके सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे. सो आई टोल्ड यू कि अगर आपको रिसेप्टर्स का एक्शन और लोकेशन अच्छे से पता है तो आपको ANS ईजी जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द ट्रिक फॉर ADR ऑफ कोलिनर्जिक्स. डायरिया, इंक्रीजिंग यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रैडिकार्डिया, एक्साइटेशन ऑफ ब्रेन, लैक्रिमेशन, इंक्रीज सलाइवेशन एंड इंक्रीज स्वेटिंग. और कीप दिस ADR इन माइंड, क्योंकि आपको जब एंटी कोलिनर्जिक्स पढ़ोगे तो इसका पूरा उल्टा ही करना है. ठीक है. नाउ आपको कई बार लॉन्ग आंसर में डिफरेंस बिटवीन फाइसोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन पूछा जाता है. तो और कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ सकती है. सो वी विल लुक इनटू इट नाउ. देखिए, जो फाइसोस्टिग्मिन है और नियोस्टिग्मिन है, दोनों आपको पता है एंटीकोलिनिस्टेज है, कार्बामेट्स है. ठीक है. जो फाइसोस्टिग्मिन है, इट इज़ अ नेचुरल अल्केलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइसोस्टिग्मा वेनोसम, बट द नियोस्टिग्मिन इट्स अ सिंथेटिक एजेंट. The physostigmine is a tertiary amine and has good penetration through tissues. ठीक है. And hence it is topically effective. The neostigmine is quaternary ammonium compound and has poor penetration, hence topically not effective. अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर को अगर आपको कंफ्यूज करना है तो वो सीधा सीधा फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन का डिफरेंस नहीं पूछेगा, वो पूछेगा टर्शरी और क्वाटरनरी का डिफरेंस. तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ड्रग टर्शरी और कौन सा ड्रग क्वाटरनरी है. तो इजी है कि PT ऐसे करके याद रखो कि PT मतलब फाइसोस्टिग्मिन टर्शरी. PT का पीरियड होता था ना स्कूल में, तो PT फाइसोस्टिग्मिन इज टर्शरी, फिर नियोस्टिग्मिन क्वाटरनरी, आपको आ ही जाएगा. ठीक है. अब मैंने बताया था फाइसोस्टिग्मिन, आपको मैंने बताया था कि इट इज़ लिपिड सोल्यूबल, हैंस एज इट इज़ लिपिड सोल्यूबल इट क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर, so it produces both central and peripheral effects. The neostigmine is not lipid soluble, hence it does not cross the blood-brain barrier, hence no central effects. ठीक है. अब uses, ऊपर मैंने आपको पढ़ा दिया कि it is used in atropine poisoning as well as glaucoma, and neostigmine is used in post-operative paralytic ileus and urinary retention, myasthenia gravis and curare poisoning. देखो यहाँ मैंने सेम आपको पढ़ा है about neostigmine and about physostigmine. The drug of choice for atropine poisoning is physostigmine. So this is the difference. It might be asked for a short note or it can be asked as a part of LAQ. ठीक है. तो इसके बाद one of the most important short note is OP poisoning, organophosphate poisoning. ठीक है. सो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हमने देखा अभी ऊपर की एट्रोफोनियम जो था, इट वाज बाइंडिंग टू एनायनिक साइट ओनली. जो आपके फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन और पीरियडोस्टिग्मिन थे, दे वर बाइंडिंग टू बोथ एनायनिक एज वेल एज हिस्टेरिक साइट. अब जो ये ड्रग्स है ऑर्गेनोफॉस्फेट हमने पढ़े थे, देखो just a second. See, organophosphates such as ecothiopate, malathion, tabun, serinsoban. These organophosphates, they bind only to the hysteretic site. See, they bind only to the hysteric site. ठीक है. And by binding to the hysteric site, they inhibit cholinesterase enzyme. As you know, they are anti-cholinesterase. So by binding only to the hysteretic site, they inhibit the cholinesterase enzyme. So if the cholinesterase enzyme is inhibited, there will be accumulation of acetylcholine. Now the excess accumulation of acetylcholine which act on M1, M2, M3 receptors and also NM receptors. So अगर acetylcholine excess है तो जो सारे रिसेप्टर्स है M1, M2, M3 और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, इनका एक्शन में ओवर एक्शन हो जाएगा. तो M1 पे अगर ओवर एक्शन हो गया तो इट विल कॉज गैस्ट्राइटिस. M2 पे ओवर एक्शन हो गया तो इट विल कॉज सीवियर ब्रैडिकार्डिया. ऑन M3 इट विल कॉज ब्रोंकोस्पाज्म. ऑन आई मायोसिस. ऑन ग्लैंड्स इंक्रीज इन द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स. ठीक है. सो दिस आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ OP पॉइजनिंग. ठीक है. on NM receptor मैंने आपको बताया था M से skeletal muscle, it will cause excess skeletal muscle contraction which will lead to muscle
ट्विचिंग, ठीक है. सो दिस आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ ओपी पॉइजनिंग, ठीक है. अब इनके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए आपको देना पड़ेगा एंटी मस्केरेनिक एजेंट, है ना. अब मस्केरेनिक है, अब मस्केरेनिक को कम करने के लिए वी विल गिव एंटी मस्केरेनिक एजेंट, ठीक है. अब एंटी मस्केरेनिक एजेंट इज एट्रोपिन. इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग. बट जब हम एट्रोपिन दे रहे हैं, इट विल ओनली क्योर दिस मस्केरेनिक सिम्टम्स और मस्केरेनिक ओवर एक्शन, बट द निकोटिनिक ओवर एक्शन विल स्टे एज इट इज़. सो सबसे पहले अगर हमने एट्रोपिन दिया तो एट्रोपिन हमको देना कितना है, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस. वी विल गिव एट्रोपिन 2 mg IV स्टैट टिल 7 to 10 days. अब एट्रोपिन हमको देना इतना है कि एट्रोपिनाइजेशन हो. सो एट्रोपिनाइजेशन के साइंस क्या है, हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट एंड द प्यूपिल विल स्टार्ट टू डायलेट, ठीक है. सो एट्रोपिन देते ही क्या होगा, ये जो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स है ये ब्लॉक हो जाएंगे और ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये कम होने लग जाएंगे, ठीक है. बट अब मस्केरेनिक सिम्टम्स तो हो गए रिलीव. व्हाट अबाउट दिस निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक सिम्टम्स? सो we have studied that this organic phosphate only bind to स्टेरिक साइट. इसका मतलब अभी एनायनिक साइट खाली है, ठीक है. सो फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट, अब बस मस्केरेनिक की तो रिलीव हो गए सिम्टम्स, ये तो बचे हैं, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हुई. तो कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, वी विल रीएक्टिवेट द कोलिनिस्टेरेज एंजाइम. तो कोलिनिस्टेरेज एंजाइम अगर रीएक्टिवेट हो गया तो जो एक्सेस एक्यूमुलेटेड एसिटिलकोलिन है ये कम हो जाएगा. सो जब हम लोग कोलिनिस्टेरेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे बाय गिविंग ऑक्साइम्स. सो ऑक्साइम्स आर बेसिकली कोलिनिस्टेरेज रीएक्टिवेटर. अब ये क्या करेंगे ऑक्साइम्स, दे विल गो एंड बाइंड टू द एनायनिक साइट. अब एनायनिक साइट क्यों, क्योंकि एनायनिक साइट खाली है, स्टेरिक साइट पे ऑलरेडी ऑर्गेनोफॉस्फेट बाइंड है. एनायनिक साइट पे बाइंड करेंगे एंड दे विल रीएक्टिवेट कोलिनिस्टेरेज एंजाइम. अब कोलिनिस्टेरेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो जो मसल ट्वीचिंग है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है. मतलब एट्रोपिन से मस्केरेनिक सिम्टम्स कम हो गए और ऑक्साइम्स देने से एनएम रिसेप्टर्स मसल ट्विचिंग कम हो गया, ठीक है. इसका मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज ट्रीटेड. अब व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्साइम्स? दैट आर pralidoxime, obidoxime and many more. So you can use this, you have to use this oxime for the complete treatment of atropine OPC poisoning. So atropine यूज किया till atropinization, ठीक है, and oxime. So for complete treatment you have to use this both the drugs. अब इसके पहले ट्रीटमेंट में you can will first do gastric lavage. I forgot to tell this point, with potassium permanganate, ठीक है. And you will also inject diazepam. It is anti-epileptic to prevent seizures, ठीक है. Wait, I will write this treatment. So what is the treatment for OPC poisoning? First do gastric lavage, है ना. ठीक है, गैस्ट्रिक लवाज विथ पोटेशियम परमैंगनेट. देन वी विल गिव एट्रोपिन. एट्रोपिन कब तक देना है, एट्रोपेनाइजेशन होने तक, मतलब आपका टिल प्यूपिल डायलेट्स एंड हार्ट रेट इज ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट. देना कितना है, 2 mg IV स्टैट, ठीक है. एट्रोपिन के बाद अब एट्रोपिन से तो बस आपके मस्केरेनिक सिम्टम्स रिलीव है, तो निकोटिनिक सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए क्या दोगे, ऑक्साइम. ऑक्साइम में भी स्पेसिफिक ड्रग pralidoxime, ठीक है. और लास्ट में यू विल इंजेक्ट डाइजेपाम.
It's 2 to 6 gram given. Diazepam to prevent seizures. So this is a complete treatment for organophosphate poisoning. ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा. सबसे पहले कोलिनर्जिक्स का क्लासिफिकेशन. ठीक है, कोलिनर्जिक्स का क्लासिफिकेशन देखा. फिर एंटीकोलिनिस्टेज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा. एंटीकोलिनर्जिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के बाद वी वेंट ऑन इंडिविजुअल ड्रग्स, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पिरियोडोस्टिग्मिन. इनके हमने यूजेस देखे. एट्रोफोनियम का स्पेशल टेस्ट, एट्रोफोनियम टेस्ट देखा, जो कि डिफरेंशिएट करता है आपका माइस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में. इसको टेंसिलॉन टेस्ट भी बोलते हैं. फिर हमने और यूजेस देखे कार्बामेट्स के, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेसिल के, जो कि अल्जाइमर डिसीज में यूज़ करते हैं. देन वी लर्न अबाउट ADR, डम्बेल्स, इससे आपको याद हो जाएगा. देन वी रेड अबाउट फाइसोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन डिफरेंस. PT से हमने क्या याद रखा कि फाइसोस्टिग्मिन इज़ द टर्शरी अमाइन. देन लास्ट में OP पॉइजनिंग में हमने पढ़ा कि क्या है ड्रग्स, आपका एट्रोपिन और ऑक्साइड. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोलिनर्जिक्स. कोलिनर्जिक्स आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एंटीकोलिनर्जिक्स और इजी जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.